नमस्कार दोस्तों। कौन है जो नरेंद्र मोदी की कब्र खोदना चाहता है? कौन है जो गंदा है और नंगा है? कौन है जो दुनिया में भारत को बेइज्जत कर रहा है? कौन है जो इस देश में अराजकता फैला रहा है? कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो इस देश को गर्त में ढकेल रही है, अराजकता फैला रही है, सारी चीजें खो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है? किस पार्टी का नेता है जो ऐसा हो चुका है, जो बौखला चुका है? आज ये सवाल खड़े हैं। सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के प्रधानमंत्री, वो मेरठ जाते हैं एक कार्यक्रम में। हालांकि वो छोटी छोटी चीजों के उद्घाटन करने के कार्यक्रम करके हजारों करोड़ रुपया यूं ही बर्बाद करते हैं। उसी कड़ी में वो एक रैपिड नमो रेल का उद्घाटन करने गए थे। अपने ही नाम पे रखा है नमो रेल। तो उसका उद्घाटन करने गए थे और उस मौके पर वो उस रेल पर, उस डेवलपमेंट पर, उन सब पर बात नहीं कर रहे थे। वो सरकारी कार्यक्रम में थे, सरकारी पैसे थे, लेकिन पूरी रैली राजनैतिक थी। जी हां, सरकारी पैसे से राजनैतिक रैली। कौन बर्बादी कर रहा था? सरकारी धन का, जो आपका धन है, जो आपके डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, जो आपके वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए, और उससे राजनीतिक रैली की जा रही थी। तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी उस रैली में कहते हैं कि मोदी की कब्र खोदना। तो मोदी की कब्र, मोदी क्या मुसलमान है? मोदी क्या ईसाई है जो उनकी कब्र खोदी जाएगी? कि उनकी कब्र खोदने की व्यवस्था करनी है? हालांकि मोदी बताते हैं वो जहां पे थे, वो अब्दुल का घर और उनके रिलेशन और तमाम चीजें। एक स्टडी बताती है कि अहमद शाह अब्दाली के साथ में जो मसालची आए थे, जो मसाले जलाते थे, उनका एक गांव बस गया था गुजरात में। वो गांव इत्तेफाक से वडनगर में ही नरेंद्र मोदी का ही गांव है। तो नरेंद्र मोदी उसी मसालची परिवार से हैं। हालांकि वो खुद को हिंदू बताते हैं। कुछ लोग मोड़ घांची मुसलमान भी कहते हैं खुद को। कुछ मुसलमान कहते हैं, कुछ हिंदू कहते हैं। अब ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी मुसलमान है? यह भी बता देना चाहिए था। ईसाई हैं क्योंकि दो ही लोगों में कब्र खोद के दफन करने का है। इसके बाद में सवाल यहां और आ जाता है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं गंदे हैं, नंगे हैं। तो गंदा कौन है, नंगा कौन है? एप्स्टीन फाइल्स में नाम किसके आए हैं? मोदी ऑन बोर्ड। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात एप्स्टीन लिख रहा है, दुनिया के एक बड़े पूंजीपति को, बड़े स्ट्रेटजिस्ट को। और उसमें वो बता रहा है कि किस तरह मोदी ऑन बोर्ड है। और वो कह रहा है अब मोदी और जेटली के साथ मिलकर धंधा करो इंडिया में, क्योंकि उनकी सरकार आ गई है, बहुत अच्छा है। उधर उसी एप्स्टीन के साथ में, जेफरी एप्स्टीन के साथ में सबसे क्लोज रिलेशन जो पाए गए वो हरदीप पुरी के पाए गए। हरदीप पुरी की फैमिली के लोग भी उससे टच में थे। नरेंद्र मोदी ही सरकार में, जो राजस्थान की सरकार है उसमें डिप्टी सीएम है वो दिया कुमारी, उनके परिवार का नाम आया है कि किस तरह से उसके आइलैंड पे जाके और क्या पार्टी करनी है और क्या करना है। और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी की ही पार्टी के मिनिस्टर हर्षवर्धन का नाम आया है, डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिनके बारे में, जिनको निर्देश दिया गया कि आप 17 सितंबर 2014 को दिल्ली में एक कार्यक्रम करें, और वो कर लेते हैं सेम तारीख को, और बिल गेट्स उसमें शामिल होते हैं। बिल गेट्स को वो बता रहे होते हैं। इसके बाद इसी तरीके से तमाम सारे और कम्युनिकेशन
और उन सब में नाम तो नरेंद्र मोदी के ही लोगों का आया है। उन सब से नंगा कौन हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है, भाजपा नंगी हो रही, नरेंद्र मोदी नंगे हो रहे हैं, उनका मंत्रिमंडल नंगा हो रहा है। और ऐसी स्थिति में और भी बहुत सारे लोग, सारे बीजेपी के लोग हैं, सारे नरेंद्र मोदी के क्लोज लोग, वो व्यापारी भी हैं, अंबानी हो, दूसरे लोग हो। तो अब आप समझिए, नरेंद्र मोदी के ही लिए वो लिखता है कि इजराइल में जाइए, नाचिए, गाइए, कुछ भी करिए, ये करिए, और वो होता है। अब अंदर नाचे कि नहीं नाचे मुझे नहीं पता, क्योंकि अंदर तो कोई था नहीं, लेकिन इतना जरूर है उसके बाद वो लिखता है बहुत अच्छी रही वो। चलिए, अब इन सब के बाद में तो नंगा कौन है और गंदा कौन है, दोनों चीजें, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन वही था जिसके यहां 12 साल, 13 साल, 14 साल की लड़कियों के साथ यौन शोषण होता था, रेप होते थे, बलात्कार, हर तरह से कुकर्म होते थे। अब आप सोचिए, और जो मर जाती थी तो उनके दूसरे तरह से इस्तेमाल होता था, वो भी बताते हैं खा जाते थे, कुछ और कर जाते थे। तो इस तरह की स्थितियां, तो ऐसे में आप सोचिए नंगा और गंदा कौन है। नरेंद्र मोदी एक और बड़ी चीज करते हैं, इसमें यह भी बता देते हैं, पहली बार बड़ा अच्छा लगा उनकी बौखलाहट में, वो ये बता गए कि तमाम पार्टियां, जो पार्टियां हैं जिन्हें विपक्ष की पार्टियां कह सकते हैं, उन पार्टियों का क्या है और कैसे है, सुन लीजिए। अब देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको अब आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। तो अब साहब, कौन कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे थे कि नहीं, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस का ये है, यह प्रदर्शन उचित नहीं है, ऐसे है वैसे है। तो जब हम इसका डेटा देखते हैं तो हमें आता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं वो आपको देखने चाहिए। इसमें एक अखिलेश यादव है जो कहते हैं नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे दुनिया में छवि खराब होती है। तो क्या छवि वो गलगोटिया के उस फर्जी तरीके से जो पेश किया गया, नरेंद्र मोदी भी वही शब्द कहते हैं, वही शब्द अखिलेश यादव कहते हैं। तो क्या जो पेश किया गया गलगोटिया का फर्जी रोबोट, फर्जी ड्रोन, जो कि एक कोरिया का था, एक चीन का था, उससे भारत की इज्जत बढ़ गई। तो जब ऐसी स्थिति में होता है तो बड़ा शर्मनाक होता है। मायावती कहती है, वो मायावती जो तमाम दलित लड़कियों के साथ में रेप हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रही हैं, मर रही हैं, उन पर आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन इस पर करेंगे। अखिलेश यादव की आवाज नहीं निकल रही है। आज तक एक भी प्रदर्शन अखिलेश यादव ने नहीं किया है। 15-20 साल की उनकी राजनीति उठा के देख लीजिए, एक प्रोटेस्ट आपको नहीं दिखेगा कि उन्होंने कहीं पर जमीन पे उतर के कोई संघर्ष किया है। वो 10 किलोमीटर भी पैदल चले, उन्होंने या उनकी पार्टी कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रही हो, कुछ कर रही हो, नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसमें जरूर देंगे। इसके बाद यही स्थिति कमोबेश मायावती की है। इतने दलितों पे अत्याचार हो गए, सबके हो गए, और वो उसके बावजूद नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद जो और लोग आते हैं उनमें एक बीआरएस है जो तेलंगाना में चुनाव हार गई, वो बोल रही है। एक जगन रेड्डी बोल रहा है जो आंध्रा में चुनाव हार गया। एक
उड़ीसा में चुनाव हार गया नवीन पटनायक, उसके यहां बोल रहे हैं। तो इस तरह से और जो ये सब कुछ हो रहा है, तो उधर दूसरी तरफ कांग्रेस इन सब के बावजूद बगैर घबराए, बगैर कुछ वो किए लगातार लड़ रही है और दिखा रही है कि हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और इससे आप समझ लीजिए इस तरह से वो जगह जगह लड़ते घूम रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो राहुल गांधी की यह बात सुननी पड़ेगी। भाई और बहनों, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो राहुल गांधी ने तो अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया घबराना नहीं। ये देखिए चंडीगढ़ में सीधे केंद्र शासित राज्य है अमित शाह का, और इसके बावजूद कांग्रेस के लोग यूं लड़ रहे थे। आज भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता यूं बैठे हुए थे कि कोई हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे। कांग्रेस के उन 10 कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के, वह प्रोटेस्ट किया। उन 10 युवकों से, निहत्थे युवकों से डर गए नरेंद्र मोदी, डर गई पूरी भाजपा। तो अब विपक्ष की तमाम पार्टियों की प्रशंसा करने लग गए, जिनको बड़ा घातक और न जाने क्या क्या बताते थे, तो आज वो अच्छे लगने लग रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को फिक्र है भारत की, के सम्मान की और इज्जत की। तो अब मैं पूछ लेना चाहता हूं कि बताइए कौन सी आपने इज्जत बढ़ा दी? फर्स्ट डे जब आयोजन हुआ तब जिस तरह से अव्यवस्था हुई, सब कुछ हुई, तो फॉरेन से आए और दूसरे आए तमाम डेलीगेट्स ने किस तरह से कहा कि यह बेसिकली पीआर इवेंट है, ये न कंट्री के लिए है न एआई को समर्पित है। एआई के नाम पे ये सिर्फ एक मेगा शो किया जा रहा है। उन अव्यवस्थाओं का रोना वो लोग रोए। उसके बाद दूसरा देखिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी अचानक पहुंच गए तो सारे तमाम स्टॉल वो हटवा दिए गए, तमाम चीजें हटवा दी गई, और तमाम लोग जिन्होंने पैसा दे के स्टॉल लिए थे, किसी का लैपटॉप गायब हो गया, किसी का कुछ गायब हो गया, तमाम सामान चोरी हो गए, तमाम दूसरी समस्याएं आई। और इन सब के बाद में क्या हुआ कि पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई कि भारत का ये हो रहा है। अब दुनिया के प्लेटफॉर्म पर यह देख, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे यह कहा गया। इसके बाद में गलगोटिया के फर्जी जो है ड्रोन और जो रोबोट था, उससे जो बेइज्जती हुई वो किसी से छिपी नहीं है। और इसके बाद आप देखिए, उसके बाद में भी जिस तरह से जो आए थे, सीईओज आए थे, जिनके हाथ उठवा रहे थे नरेंद्र मोदी, उनमें यह स्थिति हुई। एक तो देख के हैरान था, उसने कहा हमें तो समझ में नहीं आ रहा था ये हाथ क्यों उठा रहे हैं, क्या ऐसा किया गया। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने पूरा बेइज्जत किया। अब क्या इससे बेइज्जती नहीं हुई कि भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के कार्यालयों पे हमले कर रहे हैं बीजेपी के लोग, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, लड़कियों के को गलत गलत इशारे कर रहे हैं, बदतमीजी की जा रही है। और क्या इससे आपको नहीं लगता कि ये इतना डर गए कि ये उन बच्चों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, निहत्थे थे, जिनके पास में सिर्फ टी शर्ट में कंप्रोमाइज्ड मोदी लिखा था, कोई और नारे ही नहीं लग रहे थे, कंप्रोमाइज्ड मोदी, कंप्रोमाइज्ड पीएम, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उनको 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया जाता है और न जाने क्या क्या। और तमाम सारे दूसरे लोगों के यहां छापे मारे जा रहे हैं रात रात को। लड़कियां जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको परेशान किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है। तब आप सोच लीजिए कि कहां क्या कह रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी ने, यूथ कांग्रेस ने कहा कल हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत के निर्देश के बावजूद अभी देर रात तक हमारी लीगल टीम और परिवारों को एफआईआर तक की कॉपी नहीं दी गई है। यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है।
ताकि देश को फर्जी जानकारी देकर गुमराह किया जा सके। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मामले में बिना एफआईआर की प्रति दिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यह साफ तौर पर हमारे साथियों को टार्चर करने की साजिश है। हम न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं, हर आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे। हमें विश्वास है कि न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन सवाल नियति का है। जिस देश की नींव आंदोलन पर रखी गई, उसी देश में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना कब देशद्रोह हो गया? तो ये युवक कांग्रेस ने कहा, और उसने कहा युवा कांग्रेस डरने वाली नहीं है। जी हां, बात राहुल गांधी ने भी यही कही। तो अब आप बताइए, जब आपने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, उनकी इच्छा के मुताबिक डील कर ली, भारत के किसानों का भविष्य जो है गर्त में डाल दिया, जब आपने भारत के कामगारों का भविष्य गर्त में डाल दिया, भारत के युवाओं का भविष्य डेटा फ्री में डेटा शेयर करके आपने भारत के युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया, आपने इस देश की बेटियों का भविष्य खतरे में डाल दिया, आपने इस देश की पूरी इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया, विदेश नीति को खतरे में डाल दिया, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। और इसके बाद आप कहते हैं कि आप जो है, और फिर कहते हैं कि देश का अपमान। तो देश का अपमान सुन लीजिए। आपको हैरान होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने टिकड़ा कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा चुनाव, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। पैकेज अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां पे बीमार इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, इसलिए करते हैं। I'm very surprised to hear such a statement from head of the family and that too on a family plan. जो 85 पैसा घिस लेता छोड़ो यार, सरकार डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए, जो इस तरह से देश को बदनाम कर रहा था, वो आदमी कह रहा है कि देश का, और ये दुनिया के बाहर के देशों में कह रहा है, हिंदुस्तान में नहीं, वैश्विक मंच पर कह रहा है। और उसके बाद कह रहा है भारत का सम्मान, कि भारत के लोगों के लिए, भारत के सम्मान के लिए हुआ। नहीं साहब, AI जो है समिट आपकी ब्रांडिंग के लिए हुआ। यह बात दुनिया के मीडिया ने कही है, भारत के मीडिया ने नहीं कही है। भारत का मीडिया तो आपके चरणों में पड़ा हुआ है, और वो कैसे चरणों में पड़ा हुआ है वह भी हमें आपको देखना चाहिए कि किस तरह से। ये आप देख लीजिए, ये भारत का मीडिया है, यही नरेंद्र मोदी के इसी कार्यक्रम में गया था। देख लीजिए इसकी हैसियत क्या हो गई। ये है गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये देख लीजिए, यह इनको अब सम्मान मिल रहा है, यूं खाना मिल रहा है, यूं ये स्थिति है। तो यह स्थिति है इस गोदी मीडिया की। तो गोदी मीडिया फ्रस्ट्रेट है। तो नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं का सहारा लेते हैं। जब विपक्षी नेताओं का सहारा लेते हैं तो उस पर भी बात करनी पड़ेगी कि कुछ पार्टियां इस नाम पर बनी कि कांग्रेस गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ पार्टियां बनी कि कांग्रेस दलितों के लिए नहीं कर रही है, कुछ पार्टियां बनी कि कांग्रेस पिछड़ों के लिए नहीं कर रही है, कुछ बनी कि कांग्रेस स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रही है, शिक्षा के लिए नहीं कर रही है, कुछ पार्टियां बनी जो कि हिंदुओं के लिए नहीं कर रही, कुछ पार्टियां बनी कि मुसलमानों के लिए नहीं कर रही हैं, कुछ पार्टियां, इसी तरीके से तमाम कहानियां गढ़ी गई। और जब ये सारी कहानियां गढ़ी गई तो सबसे बड़ी बात आई कि आखिर क्या सचमुच कांग्रेस ने कभी इन सबके लिए कुछ नहीं किया? बड़ा विषय था।
तो मुझे लगा कि इसको बेहद जानना जरूरी है। तो जब इस पर हमने बात की तो इस पे जो सामने आता है वो ये आता है कि कांग्रेस के सिवा किया किसने है। क्योंकि जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, छुआछूत था, तो छुआछूत निवारण अधिनियम कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई। भारत को संविधान में पूरे भारत के नागरिकों को अधिकार देने, समान अधिकार देने का कानून और सब कुछ लेके कौन आई? कांग्रेस आई। कौन इस देश के दलितों को सुरक्षा देने के लिए जो SC/ST एक्ट लेके आई? तो कांग्रेस आई। जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का हुआ और कांग्रेस जो दूसरों ने नहीं लागू होने दी, तब कांग्रेस की ही सरकार ने पहली बार मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट भी लागू की और उसके तहत तमाम अधिकार दिए। कांग्रेस ही है जो किसानों के लिए सब कुछ करने के लिए आई और उसी ने ही वो अधिकार दिए जिनके बूते आज सब खड़े। आज किसानों के पास चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, खाद हो, जो दूसरे और साधन मिल रहे हैं, MSP जिन 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 पे मिल भी रही है, वो सब कांग्रेस को दिया है। भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लेके आई। तो साहब कांग्रेस ने किसानों को भी ये दिया, फिर कांग्रेस ने जो है दलितों को भी दिया। फिर कांग्रेस पे आरोप लगा कि परिवारवादी है। तो साहब परिवारवाद का विरोध करते हुए जो पार्टियां बनी वो सब परिवारवादी हैं, चाहे ममता की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जिसकी बात कर ली। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी है जिसमें परिवारवादी लोग नहीं है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है, हर जाति हर धर्म का हुआ, हर क्षेत्र से हुआ, हर राज्य से हुआ, जिसमें राष्ट्रपति से लेके नीचे तक के पदों पे हर तरह के लोग आए। तो साहब ये सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है। इसके बाद में इन्होंने जो कहा कि हिंदुओं की हितकारी नहीं है, तो हिंदुओं को अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म के मुताबिक पूरे कार्य व्यवहार करने की स्वतंत्रता कांग्रेस ने ही दी। और जो कहते हैं मुसलमानों, तो मुसलमानों के लिए भी जो कुछ किया वो कांग्रेस ने ही किया, उनको संरक्षित किया, उनको अधिकार दिए, उनके तमाम चीजें बनाई। और इसके बाद किसान मजदूर की बात करें तो उनके लिए भी कांग्रेस ने ही दिया, मजदूरों के लिए लेबर लॉ भी कांग्रेस ने ही बनाए। और इसके बाद में सबसे जो मुक्ति पाने की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इसके लिए जितने इंस्टीट्यूशंस बनाए कांग्रेस ने ही बनाए। तो नरेंद्र मोदी किस बात की बात कर रहे हैं? असल में नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं, क्योंकि वो दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं कि वो सरेंडर मोदी हैं और कंप्रोमाइज्ड है। जी हां, इसलिए इनकी बौखलाहट। जय